क्या हाल है बेटा, आप सबका ठीक है? अच्छा जी, चलें, हालात ऐसे आए हैं कि हम लोगों को फिर से ऑनलाइन क्लासेस की तरफ आना पड़ा है। अच्छी बात ये है कि मैंने आपके लिए भी फ़िलहाल एक थ्योरेटिकल टॉपिक चूज़ किया है इसके लिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए। तो होपफुली कि इस टॉपिक तक हम लोग हालात बेहतर हो जाएँगे और विल रिज़्यूम बैक विद द नॉर्मल क्लासेस। तो न्यूमेरिकल इंशाल्लाह हम उसी क्लास में करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपके साथ ही आज एक मेहमान है। ये ज़रा हम लोगों ने जो टॉपिक करना था पेपर से पहले, जो हमारी क्लासेस एकदम अब्रप्टली ख़त्म हो गई, उसकी वजह से हम नहीं कर सके, और वो था सोर्सेज़ ऑफ फाइनेंस। तो एक छोटा-सा टॉपिक है लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि दिस इज़ ऑल कॉन्सेप्चुअल। ये सारे का सारा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, और आप यकीन माने ये टॉपिक आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये एक ऐसा फाइनेंस का टॉपिक है जो कि आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल लगेगा। प्रैक्टिकल इसलिए लगेगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू वेरियस स्टडीज़, एक फाइनेंस मैनेजर अपना जो मेजॉरिटी टाइम है, वो फाइनेंस को रेज़ करने में लगाता है। ठीक है जी? कुछ लोग इसको हाल्फ ऑफ द टाइम कहते हैं, कुछ 1/3 कहते हैं, बट हाल्फ ऑफ द टाइम कहना कोई गलत नहीं होगा। द फाइनेंस मैनेजर spends major portion of his or her time on sourcing finance। तो आप लोग भी क्योंकि फाइनेंस स्पेशलाइजेशन के हैं, तो आई अज्यूम कि आप लोग भी कल को ये कारनामा सर अंजाम देंगे, यानी फाइनेंस रेज करेंगे फॉर योर रिस्पेक्टिव कंपनीज। और उसके लिए आप लोगों को ये टर्म्स पता होनी चाहिए। ऐसा पता लग भी जाएंगी, लेकिन बेहतर है कि हम लोग यहाँ से पढ़ के इनको जाएं, और इनके पीछे कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, अंडरस्टैंडिंग। तो इस टॉपिक में मेरी कोशिश होगी कि आपको पहली बात तो ये वो सोर्सेज के बारे में बताया जाए, कौन कौन सी सोर्सेज हैं, और साथ ही साथ हर सोर्स की के प्रोज एंड कॉन्स भी बताए जाए, ताकि आप उसको अपने हालातों वाकयात के मुताबिक कर सकें, ताकि आप उनको अपने हालातों वाकयात के मुताबिक एडजस्ट कर सके और एक पर्टिकुलर सोर्स ऑफ फाइनेंस रेज कर सके। तो ये आपकी मर्जी होगी। अगेन आपको पता है, एक बात पे मैं बार बार जोर देता हूँ, दैट एवरीथिंग इन फाइनेंस इज कॉन्टेक्चुअल। तो दिस इज गोइंग टू बी कॉन्टेक्चुअल, बट हैविंग सेड दैट आपको फिर भी उसके पीछे एक बैकग्राउंड होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए रिगार्डिंग वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं विद दिस टॉपिक। एंड द फर्स्ट पॉइंट that I would like to make is that basically there are two sources of finance for a company। अब सिनेरियो क्या है कि आपको फाइनेंस रेज करने की जरूरत है, you want money for the business and the business needs money periodically। आपको चाहिए होता है पैसा किसी ना किसी वजह से थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द कंपनी। तो जब आपको पैसा चाहिए हो, आपके पास क्या ऑप्शन है? आपके पास ऑल इन ऑल बेसिकली अगर तमाम ऑप्शंस को हम सुकेड़े दो बेसिक ऑप्शंस में, तो द टू ऑप्शंस दैट अ कंपनी हैज इज डेट एंड इक्विटी। द कंपनी हैज आइदर द ऑप्शन ऑफ रेजिंग डेट और द ऑप्शन ऑफ रेजिंग इक्विटी। तो ये दो हमारे पास बेसिक है। अब ये डेट और इक्विटी आप बार बार सुन चुके होंगे, रेशियोज में भी आपने पढ़ा, और भी बहुत जगहों पे आपने डेट और इक्विटी पढ़ा होगा, लेकिन इनकी एक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये, आप लोगों को क्या ये पता है कि डेट क्या होता है? कोई बताना चाहे जी अगर? चलिए, इतनी दफा हमने सुना है, पढ़ा है, डेट क्या होता है? शाबाश बेटा, आप लोगों ने पार्टिसिपेट करना। आपके माइक्स जो है वो ऑप्शन है आपके पास अनम्यूट करने की, तो यू कैन पार्टिसिपेट। जी बताएं जी, कौन बताना चाहेगा? डेट क्या होता है? सर जो बॉन्ड्स के थ्रू। बॉन्ड्स के थ्रू, शाबाश जी, ठीक है। होता क्या है? थ्रू तो हो गया, होता क्या है? एक्चुअली ये मनी बोरोड होता है जो आप किसी पार्टी या बैंक से लेते हैं। शाबाश, वेरी गुड, द मनी बोरोड। ठीक है, द मनी बोरोड। आप किसी से पैसा उधार लेते हैं तो वो डेट कहलाता है। ठीक है जी, चले, वेरी गुड। इसी तरह कोई अच्छा सा बच्चा मुझे इक्विटी का भी बता दें।
इक्विटी होता है, इसे आप स्टॉक्स कह लें या ओनरशिप कह लें कंपनी में, जो मतलब जो हैव द ओनरशिप इन द कंपनी, इन द हाँ सेंस ऑफ जी, स्टॉक, और आपने इन्वेस्ट किया कंपनी के अंदर ओनर्स ने। ठीक है, शाबाश। ओनर्स ने बेसिकली आप ओनरशिप जब सेल आउट करते हैं तो बेसिकली द पोर्शन ऑफ ओनरशिप या द अमाउंट ऑफ ओनरशिप, द टोटल वैल्यू ऑफ ओनरशिप इज इक्विटी। ठीक है जी, शाबाश, वेरी गुड। तो ओनरशिप और बोरोइंग, ये आप लोग दो टर्म्स याद रखिएगा जो बेसिकली डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है बिटवीन डेट एंड इक्विटी। तो डेट होता है बोरोइंग और इक्विटी होती है ओनरशिप। चलिए, ये बात यहाँ तक तो ठीक है। अब एक मैं ना जरा बाउंसर सवाल पूछने लगा, शायद मैंने आपको बताया हो लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को याद भी होगा, अगर बताया भी होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेट एंड लायबिलिटी? ये कौन बताएगा जी? ये तो फिर लायबिलिटी डेट, हुई डेट। क्या डेट और लायबिलिटी में कोई फर्क है? जी सर। हाँ जी, क्या है जी? सर जो डेट है वो एक्चुअली सिर्फ जो मनी बोरोड आप करते हैं, सिर्फ मनी मॉनेटरी बेस पे होता है। क्या और बात, जो वेरी गुड, लाइबिलिटीज वेरी होता है गुड। वो आपका अकाउंट्स पेएबल भी कह सकते हैं, आपने जो टैक्सेस पे करने हैं, वेजेस पे करने हैं। वेरी गुड, ये मैंने कब बताया था वैसे? सारे डेट जो होते हैं वो लाइबिलिटीज हो सकती है, मतलब लाइबिलिटीज डेट नहीं हो सकते हाँ, सारे। शाबाश, शाबाश, वेरी गुड यार, ये तो बहुत अच्छे लाइक बच्चे हो आप लोग। और बेटा, दिस इज एक्चुअली द डिफरेंस। और ये आप लोग अब मैंने पहले अगर नहीं भी बताया बताया होगा यकीनन, लेकिन अगर नहीं भी तो आप ये बात अब सुन लें और इस बात को आप अपने साथ जोड़ लें पूरी जिंदगी के लिए। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बच्चे पूरी जिंदगी अपने दिनों में लेके जीते हैं, ग्रेजुएट भी हो जाते हैं, कंपनियों में भी चले जाते हैं, उनको पता नहीं चलता ये डिफरेंस क्या है एक्चुअली। लायबिलिटी इज अ ब्रॉडर टर्म, याद रखिएगा, लायबिलिटी इज अ ब्रॉड टर्म। लायबिलिटी हर वो अमाउंट है जो आपने किसी को पे करनी है। अच्छा, अब लायबिलिटी में भी एक पोर्शन है जो डेट कहलाता है। ठीक है, लायबिलिटी का एक पार्ट है, एक पोर्शन है जो डेट कहलाता है। ये वो पैसा है जो आपने लोगों को देना है, या आपने सॉरी, ये वो पैसा है जो आपने लोगों से उधार लिया है। आपने ये जो लायबिलिटी है, ये पैसा लेके रेज की है, यानी कैश की फॉर्म में या पैसे की फॉर्म में या मॉनेटरी फॉर्म में किसी भी आपने किसी से कोई बोरोइंग की है, दैट इज डेट। आपने किसी से पैसे उधार लिए हैं, बैंक से लोन लिया है, बॉन्ड्स इशू किए, उससे भी पैसा रेज किया है, तो ये सारी चीजें डेट कहलाएंगी। अब लायबिलिटी फिर क्या, या इसमें और क्या हो सकता है लायबिलिटी में? बेटा, अक्सर औकात आपने किसी से कोई अमाउंट नहीं ली होती, लेकिन फिर भी आपने उसको पैसे देने होते हैं। मिसाल के तौर पे ये बड़ी सी बात की, जिसने भी की, किसने की थी अलबत्ता, चले जिसने भी की थी, तो वो एक बड़ी सी बात की अकाउंट्स पेएबल की। तो अकाउंट्स पेएबल वो पैसा होता है जो आपने सप्लायर्स को देना होता है, लेकिन आपने कभी भी उनसे कैश नहीं बोरो किया होता, बल्कि आपने उनसे चीजें बोरो की होती हैं। आपने उनसे चीजें बोरो की, चीजें मतलब सामान खरीदा होता है ऑन क्रेडिट। पैसा देना है लेकिन पैसा लिया नहीं था आपने, ली उनसे चीजें थी, ली आपने गुड्स थे या सप्लाई था, आपने सप्लाई ली थी उनसे, बट यू हैव टू पे देम एन अमाउंट, और इसीलिए इसको लायबिलिटी कहते हैं, लेकिन दिस इज नॉट डेट। अच्छा, इसी तरह सैलरीज पेएबल, आपने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है, इट इज अ लायबिलिटी, बट यू नेवर टुक एनी अमाउंट फ्रॉम द एम्प्लॉयज। आपने एम्प्लॉयज से कभी भी कोई अमाउंट नहीं ली, तो पैसा नहीं लिया, दिस इज नॉट डेट। तो तमाम के तमाम एक्रूअल्स, अब आपको टर्म याद आनी चाहिए एक्रूअल्स की, वो लायबिलिटी से अगर निकाल दिए जाएं तो द रिमेनिंग अमाउंट इज डेट। एक्रूअल्स वो पैसे होते हैं जो आपने, वो लायबिलिटीज होती है जिनके लिए आपने जिनको यूटिलाइज कर लिया होता है लेकिन पे नहीं किया होता। जिस तरह एक प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, उसके उल्टे में अगर देखें लायबिलिटी साइड पे, तो ये क्रूड एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, तो ये रेज हो चुके होते हैं लेकिन आपने पे नहीं किए होते, तो इनको हम एक्रूअल्स कहते हैं, क्रूड एक्सपेंसेस कहते हैं। तो क्रूड एक्सपेंसेस को अगर लायबिलिटी से निकाल दिया जाए, पीछे जो बचता है वो डेट होता है। और डेट जो है वो बेसिकली वो पैसा जो आपने लिया होता है कैश की फॉर्म में या किसी और मॉनेटरी टर्म में,
आपने किसी से कोई उधार लिया होता है पैसा, दैट इज डेट। तो पहली बात तो ये है कि डेट और लायबिलिटी में डिफरेंस आ गया आपके, और ये भी पता चल गया कि डेट और इक्विटी क्या होती है और इनके दरमियान डिफरेंस क्या है। मैं अब इसको इलेबोरेट कर देता हूँ। डेट इज द अमाउंट दैट इज बोरोड फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। द थर्ड पार्टी मे बी वन इंस्टीट्यूशन और मैनी इंस्टीट्यूशंस और इवन द जनरल पब्लिक। ठीक है, किसी से भी आप पैसा अगर लेते हैं तो वो डेट कहलाता है। द डेट, अब डेट के कुछ फीचर्स हैं। द डेट हैज मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट वो डेट जिस तक आपने इस डेट की वापसी करनी है या जिस डेट को वापस करना है आपने। साथ ही साथ डेट हैज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट। उस पर जो रिटर्न आपने देना है इंटरेस्ट की फॉर्म में, उसका एक रेट मखसूस होता है जो कैलकुलेट किया जाता है। आप सबको पता है कैसे कैलकुलेट होता है। और इसके अलावा इसमें एक बोरोअर होता है और एक लेंडर होता है। लेंडर इज द पार्टी दैट इज गिविंग द मनी एंड बोरोअर इज द पार्टी दैट इज रिसीविंग द मनी। ठीक है, तो ये डेट की एक मोटी सी डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन है जो आप सबको पता ही होगी। आगे बढ़ते हैं इक्विटी की तरफ। इक्विटी इज द वैल्यू ऑफ द ओनरशिप ऑफ द कंपनी और द टोटल वैल्यू दैट इज लायबल टुवर्ड्स द ओनर, टुवर्ड्स द ओनर्स ऑफ द कंपनी। वो अमाउंट जो ओनर्स की तरफ आपने पे करनी है, ये भी वैसे एक लायबिलिटी है। देखा जाए तो बेटा दिस इज ऑल्सो अ लायबिलिटी। हाउ इज इट अ लायबिलिटी? क्योंकि द कंपनी हैज टू पे इन सम पॉइंट ऑफ टाइम टू द ओनर्स। कंपनी को, ओनर्स को ये कभी ना कभी तो वापस करना ही है। कोई वो कहते हैं ना अल्लाह वास्ते तो नहीं लिया, कोई यहाँ भी तो नहीं किसी ने दे दिए पैसे का जो मर्जी करो। ओनर्स ने कभी ना कभी तो ये वापस आपसे लेने हैं, जब भी लेने हो, वो अलग बात है, कभी भी नहीं लेते, बट ये एक लायबिलिटी है। ठीक है, तो इक्विटी इज द अमाउंट दैट इज लायबल टुवर्ड्स द ओनर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, अच्छा अब इनके दरमियान डिफरेंसेस हैं, बहुत ज्यादा एडवांटेजेस हैं, किसी के डिसएडवांटेजेस हैं। उससे पहले ना मैं आपको एक इंट्रोड्यूस करता हूँ टुवर्ड्स द थर्ड सोर्स ऑफ फाइनेंस, जो कि आजकल बहुत इन है। और आजकल क्या, अब तो बल्कि इसका भी दौर पुराना हो गया, अब तो और भी बड़े सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आ गए हैं। बट ये डेट और इक्विटी की बहस हमेशा से चलती आई थी। डेट चाहिए, इक्विटी चाहिए, क्या बेहतर है, क्या नहीं बेहतर है, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन साथ ही साथ अभी ये बहस चल ही रही थी, इन दोनों की लड़ाई चल ही रही थी, एक तीसरी सोर्स ऑफ फाइनेंस भी एंटर हो गई और उसने कहा यार तुम लोग लड़ते रहो, और या तुम लोग जिस बात पे लड़ रहे हो मैं वो लड़ाई खत्म कर देती हूँ। और उस सोर्स ऑफ फाइनेंस ने कहा कि मैं डेट और इक्विटी दोनों के कुछ वो कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर ले लेती हूँ जी, और एक नई सोर्स ऑफ फाइनेंस बन गई which is known as hybrid. Hybrid means a mixture of two things, and in this case it is the mixture of debt and equity. तो hybrid source of finance, आगे जाके इसकी एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे, एक ऐसी सोर्स ऑफ फाइनेंस है which is neither debt nor equity, or it is debt and also equity. Some characteristics are taken from debt and some characteristics are taken from equity. तो इसको ना ही हम डेट कह सकते हैं ना ही इक्विटी कह सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम हाइब्रिड कह देते हैं, हाइब्रिड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो ये भी हम देखेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों के साथ जरा डेट और इक्विटी के डिफरेंस को क्लैरिफाई करने के लिए एक वीडियो, जो कि आपको पता है बेसिकली, लेकिन एक वीडियो शेयर कर देता हूं, ये आप देखें। एक मिनट जी, चलिए जी देखें, फिर 4 मिनट की वीडियो इसके बाद रिज्यूम करते हैं। To the knowledge series of CapSavvy. As an entrepreneur, several questions may have popped up in your mind before selecting the most appropriate funding option between debt and equity. Let us understand the pros and cons of both the options. Equity financing refers to the sale of a minority stake
to raise funds. Equity financing can be raised either from third-party investors who have no existing stake in the business or from existing investors through the right issues. You can also obtain equity funding from investment banks, venture capitalists, PE firms, or large corporates. Equity financing is most suitable for businesses that are at an early stage and have no financial history or collateral. Equity financing allows the entrepreneurs to focus more on the business rather than bothering about the repayment of debt. At the same time, the risk of losing ownership and control is involved with equity financing. Debt financing refers to borrowing funds from a lender and then paying it back with interest over a defined period. Debt financing can be used for either working capital, long-term investment, or both. Three broad categories of debt financing are loans and overdrafts, fixed income debt securities, and finance secured on assets. Debt financing is appropriate for established businesses, but the credit score and financial performance matters a lot here. Compared to equity options, debt financing is less expensive and you can customize it according to the necessity of your business. Unlike equity, debt funding does not involve surrendering any part of ownership or control. The disadvantage of debt funding is that the process is time-consuming and lengthy. Debt funding is also not suitable for seasonal businesses or with erratic cash flows. As an entrepreneur, before finalizing the financing option, you need to consider the following questions. How much money do I need? Over what period will I be able to repay it? What exactly is the capital required for? Is there any collateral at my disposal? What are the taxation implications? Can the interest payment be met on time? Are the existing shareholders willing to relinquish some control? Is the additional input of a new equity partner warranted? Finding accurate answers to these questions may not be easy, but don't fret. CapSavvy is here to help you choose the best. चलिए जी, अच्छा ये एक वीडियो ने आपको प्री कैप दे दिया of what we are going to study या what we are going to discuss now. ये प्री कैप मतलब एक तो इसमें चला डेट और इक्विटी का डिफरेंस तो था ही थोड़ा बहुत. अब इसमें बेसिकली जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, असल कॉन्सेप्ट यहाँ से आपको आना है. ये तो आपको पता है कि व्हाट इज डेट एंड व्हाट इज इक्विटी. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट शुड बी रेज्ड. ठीक है जी, क्या हमें चाहिए, डेट चाहिए, इक्विटी चाहिए? नंबर वन थिंग बेटा, आप लोग एज अ कंपनी बात कर रहे हैं, ठीक है. यू आर टॉकिंग एज अ फाइनेंसिंग कंपनी और नॉट एज एन इन्वेस्टर. ठीक है, इन्वेस्टर के लिए ये बहस थोड़ी और एंगल से आ जाती है कि उसको डेट में इन्वेस्ट करना चाहिए, इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए. लेकिन हम बात करेंगे स्पेसिफिकली कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से. ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि हम कंपनी की बात कर रहे हैं. अच्छा, अब डेट या इक्विटी ये एक ऐसी बहस है जो सदियों से चलती आ रही है. इसका कोई भी आंसर नहीं है. इसका आंसर ना इस वीडियो के एंड में बड़ा कमाल दिया गया था कि आप लोगों ने बेसिकली कॉन्टेक्चुअली जो वो सवालात थे वो बेसिकली आपका कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करने के लिए ही थे कि आपके हालात वाक़यात क्या हैं,
आपने उन हालातों वाकयात, वो क्वेश्चन बड़े अच्छे क्वेश्चन थे, वो भी यूज किए जा सकते हैं। इसके अलावा अपनी तरफ से भी कोई आप क्वेश्चन अपने आप से कर सकते हैं जो आपको बेहतर लगे कि डेट और इक्विटी चूज करते वक्त आपने कुछ क्वेश्चनिंग करनी है। लेकिन वो क्वेश्चनिंग भी आप तभी कर सकेंगे जब आपको दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का पता होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जी डेट की। ठीक है, डेट का एडवांटेज क्या है, ये तो मैंने आपको बता दिया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेट एंड लायबिलिटी। अब डेट के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला और बड़ा एडवांटेज डेट का, दैट इज डेट इज लेस एक्सपेंसिव। डेट एक चीप सोर्स ऑफ कैपिटल है। बाय चीप आई मीन दैट इट इज the return that you have to give on debt is much less than the return that you have to give on equity. So debt is a cheap source of capital, cheap source of finance. वो क्यों है? वो इसीलिए है कि डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत कम होगा as compared to the return which is the dividend on equity. The interest given on debt is very less than the dividend given on shares. अब ये कैसे हो सकता है? How is it possible? क्योंकि एक कहानी आपको बता रहा हूँ, इस कहानी के अंदर इसका जवाब है कि आप अगर जाते हैं किसी से डेट लेने तो वो आपको कहता है यार मुझे तो 5% चाहिए इंटरेस्ट रेट। आप कहते हैं ठीक है जी 5% बिल्कुल ठीक बात है, ले लें आप। लेकिन फिर आपको याद है यार नहीं, डेट की और भी बड़ी रीजंस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, तो बेहतर है कि हम इक्विटी रेज कर लेते हैं। अच्छा, आप जब इक्विटी वाले के पास गए तो इक्विटी वाले ने कहा कि मेरा तो जो रेट ऑफ रिटर्न है, या मैं आपसे जब डिविडेंड लूंगा या जो भी रेट ऑफ रिटर्न लूंगा वो लूंगा 10%। आपने कहा यार डेट वाला मेरे से 5% ले रहा है, आप मेरे से 10% क्यों ले रहे हैं? मैं आपको भी 5% दूंगा। तो इक्विटी वाला थोड़ा हंसता है, वो कहता है कि यार लगता है कि आपने ना फाइनेंस सही पढ़ी नहीं है, आपको कोई आइडिया नहीं है डेट और इक्विटी का, कोई आपको पता ही नहीं है कि होते क्या, डिफरेंस क्या है। तो वो आपको ना थोड़ी सी स्कूलिंग करता है, समझाता है। वो आपको कहता है कि यार देखो, वो जो डेट वाला है वो अगर 5% मांग रहा है तो उसको सबसे पहली बात ये कि 5% फिक्स मिलना है, मुझे डिविडेंड फिक्स नहीं मिलना। आज अगर आप 10% देंगे, अगली दफा 20 हो सकता है आप कई साल मुझे डिविडेंड दे ही ना, क्योंकि डिविडेंड, द अमाउंट, इवन द अकरेंस, बोथ आर नॉट श्योर। ठीक है, कंपल्सरी नहीं है कंपनी के ऊपर कि वो आपको डिविडेंड दे और इतना ही डिविडेंड दे। तो डिविडेंड, पहली बात ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, दूसरी बात ये मिलेगा तो कितना मिलेगा ये नहीं पता। ये दोनों बातें इक्विटी देने वाले को नहीं पता होगा। अच्छा, दूसरी बात वो कहेगा कि यार इंटरेस्ट वाला जो है उसको तो एक लीगल बैकिंग है, अगर नहीं आप पे करोगे तो वो कोर्ट में चला जाएगा और आपको किसी ना किसी सूरत में उसको देना ही पड़ेगा। और मेरे पास कोई ऐसी लीगल बैकिंग नहीं है, मैं कोर्ट में भी नहीं जा सकता। इसके अलावा जब लिक्विडेशन होगी तो सबसे पहले पैसा भी किसको मिलेगा? डेट वाले को, मुझे सबसे एंड पे मिलेगा। तो ये जो रीजंस हैं, डेट वाला अगर 5% भी मांग रहा है तो बहुत ज्यादा मांग रहा है, क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट बहुत सिक्योर्ड है, उसका रिस्क बहुत कम है। एंड एज यू हैव हर्ड न्यूमरस टाइम्स that greater the risk, greater the reward, and same goes for lesser the risk, lesser the reward. तो जब आप उसको इतना सिक्योर कर रहे हैं उसकी इन्वेस्टमेंट को, और 5% इंटरेस्ट दे रहे, 5% रेट ऑफ रिटर्न दे रहे हैं, तो मेरी इन्वेस्टमेंट तो बहुत इनसिक्योर है, तो मुझे रेट थोड़ा ज्यादा चाहिए क्योंकि मैं रिस्क ज्यादा ले रहा हूं, तो मुझे रेट भी ज्यादा चाहिए। तो यहां से आपको पता चला that from the company perspective
डेट इज अ चीप सोर्स ऑफ कैपिटल, डेट इज अ चीप सोर्स ऑफ कैपिटल। ठीक है, वो क्यों चीप है ये आपको मैंने बता दिया, क्योंकि जिससे आप ले रहे हैं उसको आप बहुत सी और चीजें रिस्क कम करने के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत से ऑप्शन। अच्छा, ना सिर्फ ये लेस एक्सपेंसिव है बल्कि इसके साथ ये एक रेट ऑफ रिटर्न इसका कम है, इसके साथ एक एडवांटेज है टैक्स शील्ड का। ये एडवांटेज मैंने आपको मेरा ख्याल है बताया हुआ है यकीनन 8th सेमेस्टर में शायद, लेकिन मैं फिर ऑब्वियसली दोबारा इसको बता दूंगा, आपको रिपीट कर दूंगा टैक्स शील्ड के कॉन्सेप्ट को, कि टैक्स शील्ड के कॉन्सेप्ट की वजह से ये मजीद आपको लेस एक्सपेंसिव पड़ता है, क्योंकि ये आपको एडवांटेज भी दे देता है टैक्स रिडक्शन का। अभी टैक्स शील्ड का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इस क्लास के बाद, जो अगली क्लास होगी उसमें, क्योंकि उसके लिए ज़रा टाइम चाहिए। तो फिलहाल टैक्स शील्ड का यही ध्यान में रखें दैट इट गिव्स यू एन एडेड टैक्स एडवांटेज। ठीक है, और टैक्स एडवांटेज कैसे होता है ये चले बता देता हूँ, शुरू कर देता हूँ, फिर अगली क्लास में इसको एग्जांपल दे दूंगा। बेटा, आपको जो टैक्स के इदारे हैं, टैक्स अथॉरिटीज हैं, वो कुछ एक्सपेंसेस को आपकी इनकम में से डिडक्ट करना अलाउ करते हैं, जिसको आपने टैक्स में पढ़ा है अलाउएबल एक्सपेंसेस के नाम से। ठीक है, या डिडक्टेबल एक्सपेंसेस के नाम से। तो वो जो अलाउएबल एक्सपेंसेस हैं, डिडक्टेबल एक्सपेंसेस हैं, वो अगर आप याद करें इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट, तो इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट में आप लोग CGS डिडक्ट करते हैं, वो भी अलाउएबल है। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस अलाउएबल हैं, रेंट है, सैलरीज हैं, कमीशंस हैं और डेप्रिसिएशन है। उन्हीं में से फिर जब ये सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आप माइनस कर देते हैं, क्रूड एक्सपेंसेस भी, क्रूड एक्सपेंसेस नहीं लेकिन और भी बहुत से एक्सपेंसेस हैं, तो ये माइनस करने के बाद आपके पास आता है EBIT। EBIT में से आप क्या करते हैं, फिर इंटरेस्ट माइनस करते हैं। This means that interest is also an allowable expense. इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है उस पे टैक्स कैलकुलेट होता है, ये तो आपको याद है। इंटरेस्ट माइनस होने के बाद जो प्रॉफिट आता है उस पे आप टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो प्रॉफिट था जो टैक्स की कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल हुआ, इसमें जितने भी एक्सपेंसेस आपने माइनस किए, जो आपको अथॉरिटीज ने अलाउ किए, वो अलाउएबल एक्सपेंसेस थे, अलाउएबल डिडक्शंस थी, और उन्हीं में से एक है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट आप जितना भी देंगे आप एज एन एक्सपेंस उसको माइनस कर देंगे, और वो आपके प्रॉफिट को भी और टैक्स को भी कम कर देगा। चलिए जी, आपने ज्वाइन कर लेना दोबारा, ठीक है, अगर क्लास हमारी खत्म होती है, जो कि खत्म होने वाली है, रीज्वाइन कर लीजिएगा उसी लिंक पे। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि टैक्स में थोड़ी सी बचत होती है हमें जब सर आपका माइक म्यूट है, सर अपना माइक अनम्यूट करें। अच्छा सॉरी, चलें। तो मैं बात कर रहा था कि आपको ये डेट की वजह से, इंटरेस्ट को अलाउएबल एक्सपेंस होने की वजह से एक एडेड टैक्स एडवांटेज मिलता है, जिसकी वजह से आपका डेट मजीद चीप हो जाता है। यानी एक तो ऑलरेडी वो चीप था क्योंकि उस पर इंटरेस्ट रेट कम था, साथ ही साथ टैक्स कम होने की वजह से उसने मजीद आपको चीप होने का अपने वो सबूत दे दिया डेट ने। तो डेट दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से चीप है। चले अब आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करता हूं टैक्स शील्ड, ठीक है। टैक्स शील्ड की एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं। अच्छा जी, अब हम एक एग्जांपल लेंगे ऑफ अ कंपनी दैट एज दिस फॉलोइंग इनकम स्टेटमेंट। तो सेल्स में से आपने CGS माइनस किया तो आपके पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें से आप माइनस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, आपके पास आ जाता है EBIT,
इसमें से आप माइनस करते हैं इंटरेस्ट, आपके पास आता है ईबीटी, और फिर इसमें से माइनस करते हैं टैक्स 30% फॉर एग्जांपल है जी आपके एग्जांपल में, तो आपके पास आ जाता है नेट प्रॉफिट। ठीक है जी, ये एक एग्जांपल है और हम बात कर रहे हैं दो कंपनीज की, कंपनी ए एंड कंपनी बी। यार ये स्क्रीन का क्या करें, ये एक मिनट अच्छा चले जी, ये कंपनी ए है और ये कंपनी बी है, और ये स्क्रीन अब पता नहीं कैसे साइड पे होती है। हाँ चले, अब मेरा ख्याल है बेहतर हो गया, स्क्रीन ना साइड पे भाई, हम ही साइड पे हो जाते हैं। अच्छा, अब से ये एक मिनट, ये कंपनी ए है और ये कंपनी बी है, और फॉर एग्जांपल कंपनी ए की सेल्स हैं 1000 की और कंपनी बी की सेल्स भी 1000 की हैं, सीजीएस भी दोनों का सेम है, which means that ग्रॉस प्रॉफिट भी दोनों का सेम हुआ, और ये चले, इसके अलावा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की जब बात करें तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी दोनों के सेम है जी, 200 and 200. This means that EBIT for both companies is also same 200. लेकिन अब यहाँ पे टैक्स शील्ड का आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। जो कंपनी ए है दैट हैज जीरो इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट ही नहीं उनका, वेयर एज जो कंपनी बी है उसका 50 रुपए का इंटरेस्ट है, उसका 50 रुपए का इंटरेस्ट है। दिस मीन्स दैट द टैक्सेबल प्रॉफिट फॉर कंपनी ए इज 200 and the taxable profit for company B is 150. ठीक है जी, सॉरी ये मैंने माइनस में कर दिया। टैक्स अब जब कैलकुलेट करेंगे 30% ऑफ 200 is 60 and 30% of 150 is 45. तो नेट प्रॉफिट 140 फॉर कंपनी ए एंड 105 फॉर कंपनी बी। तो यहां पे जो चीज समझाने वाली है वो है जी ये वाला पॉइंट, टैक्स वाला। कंपनी ए जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं था उसने टैक्स दिया 60 रुपए का, वेयर एज कंपनी बी जिसका इंटरेस्ट था उसने टैक्स दिया 45 रुपीस का। तो इसका मतलब है कि 15 रुपए का टैक्स एडवांटेज पड़ा है बी को, 15 रुपए का टैक्स एडवांटेज पड़ा है कंपनी बी को। दिस 15 rupees is the tax shield of company B because of interest. The tax shield of company B due to interest, due to debt. तो ये डेट की टैक्स शील्ड है। अब आपके ज़हन में कोई सवाल आ रहा है लेकिन पूछते नहीं यार, पूछ लो सवाल, कोई सवाल, किसी के ज़हन में कोई मसला, कोई टेंशन आ रही हो कि यार ये फिर अच्छी बात तो नहीं है सर, उसने इंटरेस्ट भी तो देना है ना। हाँ यस सर, फिर इसका प्रॉफिट भी तो कम है ना। प्रॉफिट भी तो कम है ना, वेरी गुड, यही सवाल जो है वो मैं सुनना चाह रहा था। बेटा जी पिक्चर अभी बाकी है,
ठीक है, पिक्चर उतना अभी सा डिविडेंड भी करना पड़ेगा है। इन्हें। हाँ जी, जिन्होंने डेट फाइनेंसिंग नहीं की उन्हें उतना ज्यादा मे बी डिविडेंड देना पड़ जाए बाद क्या में। बात, वेरी गुड। ये कौन बोल रहा है यार, मुझे आवाज नहीं पहचानने में आ रही, कौन था ये? जैन जैन, जैन जैन। यार तो इतना लाइक था क्लास में तो नहीं लगता है। चलें जी, कि जैन ने बेटा सारी बातें सही की, और ये बात भी बिल्कुल ठीक की जैन ने कि अभी आप ये जो 140 था, चले जी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जगह यहाँ पे कम हो गई है। तो नेट प्रॉफिट कंपनी ए का 140 था और कंपनी बी का 105 था। बेटा जी ये तो है इनकम स्टेटमेंट वहां तक की जहां तक अलाउएबल है, ठीक है, टैक्स डिडक्शन के लिए एक्सपेंसेस अलाउएबल थे। अभी एक और बहुत बड़ा एक्सपेंस आना है विच इज डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड पेएबल। डिविडेंड अभी पे करना है। अब जिस कंपनी ने इंटरेस्ट नहीं दिया कुछ भी, यानी उसके बाद डेट ही नहीं था, उसके बाद सारी इक्विटी होगी, और हमने बात की कि इक्विटी वाले को जब भी देंगे तो आपको ज्यादा ही देना पड़ता है डिविडेंड। अच्छा ये बात भी ना पाकिस्तानियों वाली सोच ना रखिएगा कि हम देंगे ही नहीं, हाँ हम तो देंगे नहीं, ठीक है अगले रोते रहे हमें क्या। नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, आपको डिविडेंड देना पड़ता है, वरना आपकी कंपनी में कोई इन्वेस्ट ही ना करे। हाँ एक आधा साल ना दे या कभी हालात खराब हो जाए तो ना दे, रूटीन में तो आपको डिविडेंड देना पड़ता है और अच्छा खासा देना पड़ता है। तो ऐसी बात नहीं कि हम पाकिस्तानियों की तरह सोचे हम देंगे नहीं, हमारे पे कौन सा जिम्मा, कोई बात नहीं जो करना कर लें, ऐसा नहीं होता, बाहर ऐसा नहीं सोचते। तो डिविडेंड तो देना आपको पड़ेगा, आपके ओनर्स हैं वो ऑब्वियसली आपके प्रेशर आप पे होगा उनका। आपको जिसके पास इंटरेस्ट वो डेट नहीं था उसको ऑब्वियसली फिर इक्विटी ज्यादा उसकी होगी, सारी की सारी 100% इक्विटी होगी, उसका डिविडेंड होगा फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूं 60 रुपए का। अब वो कंपनी जिसने डेट लिया हुआ था तो ऑब्वियसली उसके बाद डेट भी है तो उसकी इक्विटी थोड़ी कम होगी। अब ये भी नहीं मैं कह सकता कि जीरो इक्विटी हो जाएगी ना, जीरो इक्विटी मतलब कंपनी खत्म हो जाएगी, ऐसा भी नहीं हो सकता। अच्छा तो उसका फॉर एग्जाम्पल डिविडेंड पेएबल था 20। अब देखें जिसको हम कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कहते हैं या इनकम एट्रीब्यूटेबल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ही कहते हैं, वो बनेगी 80 रुपीज फॉर कंपनी ए एंड 85 फॉर कंपनी बी। तो ये वो अमाउंट है जो रिटेन्ड अर्निंग्स में जाएगी, समझ रहे हैं? तो कंपनी को तो फायदा अभी भी बी में ही हुआ। वो जो आप सोच रहे थे कि सर ये तो फिर प्रॉफिट कम हो जाएगा, बेटा प्रॉफिट कम होगा लेकिन कंपनी को जो मिलेगा उस प्रॉफिट में से वो ज्यादा ही हो रहा है। और ये भी जरूरी नहीं है, मैं ये भी बता दूं कि हो सकता है कि आप लोग सही थे लेकिन अगेन अगर कंपनी इक्विटी डेट ना ले तो उतनी ही इक्विटी ज्यादा लेनी पड़ेगी एंड विच इज गोइंग टू बी एक्सपेंसिव अल्टीमेटली। और ये भी जरूर अगर हो सकता था कंपनी को डिविडेंड ना देती उस साल तो उसका सारे का सारा प्रॉफिट ही रिटेन हो जाता 140 का 140, दैट इज अनदर सिनेरियो। लेकिन मैं आपको जो एग्जांपल दिया दैट इज अ नॉर्मल केस, ठीक है, जनरल केस। जनरली ऐसा ही होता है कि जब डिविडेंड पेएबल पेड माइनस करते हैं तो आपके पास जो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम रह जाती है वो कम ही होगी उस कंपनी की जिसने सारी की सारी या ज्यादा इक्विटी से अपना फाइनेंस रेज किया है। तो ये आपके सवाल का जवाब है। पिक्चर अभी बाकी थी, जब आपने डिविडेंड माइनस किए तो सिनेरियो थोड़ा सा मुख्तलिफ हो गया। तो आपको टैक्स शील्ड भी मिल गई और साथ इंटरेस्ट रेट भी कम था। तो इस वजह से जो डेट है दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द कंपनी। जी बेटा इस टैक्स शील्ड के लेकिन पॉइंट में कुछ सवाल? डिविडेंड अगर कंपनी ज्यादा देती है तो वो डिविडेंड ओनर को ही मिलता है ना, तो फायदा तो ओनर्स का ही हुआ ना फिर अगर ओनर का डिविडेंड ना, ज्यादा देते। तो कंपनी का तो नहीं। ये अब कंपनी याद फिर करो, ज्यादा चीज है। ये असल में मैंने आपको शायद थर्ड सेमेस्टर में अकाउंटिंग नहीं पढ़ाई थी, बिल्कुल याद आया मुझे। और ये मैं थर्ड सेमेस्टर में जब अकाउंटिंग पढ़ाता हूँ उसमें बच्चों को ना कॉन्सेप्ट बताता हूँ अकाउंटिंग के, यही से वो साबित होता है कि कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। तो वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जिनको कन्वेंशंस भी कहते हैं, जो आपने शायद कोई इक्का दुक्का कभी याद किए हुए, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न वगैरह,
सुना होगा नाम कभी लेकिन पता नहीं है, उनमें एक कॉन्सेप्ट होता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट. Separate Yes, sir. entity Company concept means that the company and the owners are different from each other. The owner and the company are different from each other. And what is good for the company might not be good for the owners and vice versa. यानी ये दोनों अलग अलग चीजें हैं. Okay, ठीक है, कंपनी के लिए अब ओनर कंपनी से ड्राइंग करता रहे, ओनर के लिए तो बहुत अच्छा है, उसके बाद पैसे आते जा रहे हैं, लेकिन कंपनी के लिए नहीं अच्छा. तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. अब कंपनी के पास जी लाखों एकड़ जगह है, फॉर एग्जांपल ओनर बेचारा 5 मरले के घर में रह रहा है, तो ओनर की वो थोड़ी जमीन है, वो तो कंपनी की जमीन है, कंपनी की मशीनरी है, कंपनी के पास गाड़ी है. ओनर के पास जो है वो उसका बैंक बैलेंस अलग है. तो ये याद रखिएगा दैट द कंपनी एंड द ओनर आर डिफरेंट एंटिटीज, सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. इनको कभी भी अकाउंटिंग में या फाइनेंस में कंफ्यूज नहीं करना, आपस में एक नहीं समझना, जो आपने अभी समझा, जिसकी वजह से जी आपने ये सर. बात की, जो कि बिल्कुल गलत है प्रिंसिपल. जी. कि ओनर्स के पास यार, ओनर्स हमें कौन था लगे भाई, वो हमारे सगे, आई मीन ओनर्स भी वहां पे पैसे के लिए आए हैं ना. कंपनी बेचारी तो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसको क्या फायदा है ओनर्स को पैसे देने में. तो कंपनी एंड ओनर आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ठीक है जी, चले. अच्छा, टेक्स्ट शीट में कोई सवाल बेटा, क्योंकि विंडो बंद हो जाएगी फिर ये डिलीट हो जाएगी. कोई सवाल? मेरा ख्याल है क्लियर है. यस सर. चलें जी, फिर अब मैं वापस बढ़ता हूँ स्लाइड शो की तरफ. अच्छा चलें, टेक्स्ट शीट का भी कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया. अगला, इजी टू रेज. ये जो पिछली वीडियो थी ना, उसमें एक पॉइंट आपके लिए थोड़ा डिफरेंट है. उन्होंने कहा था कि डेट इज डिफिकल्ट टू रेज, लेकिन वो बात की थी एंटरप्रेन्योरशिप की. ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, क्योंकि उनकी कोई हिस्ट्री नहीं होती, कोई बैंक बैलेंस नहीं होता, कोई एसेट्स नहीं होते, तो उनके लिए जरा मुश्किल होता है. लेकिन कंपनी के लिए डेट रेज करना इज कंपैरेटिवली इजी एज कंपेयर टू रेजिंग इक्विटी. क्योंकि डेट को रेज करने का जो प्रोसेस है वो बहुत शॉर्ट प्रोसेस होता है. वो क्या प्रोसेस होता है, आपने अगर बैंक लोन लेना है फॉर एग्जांपल, तो यू हैव टू कांटेक्ट द बैंक and fill a form, most probably provide some documentation or wait for the bank to clear the documents and process your request. And I guess within week or two maximum, or with minimum documentation and minimum wait, आपका वो लोन जो है अप्रूव हो जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा, जो भी है. अप्रूव हो गया तो ऑब्वियसली ये दो ही होगा ना, अप्रूव हो गया तो इट इज वेरी इजी टू रेज. अच्छा, फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बॉन्ड्स को इशू करना, बॉन्ड्स के थ्रू कैपिटल रेज करना. ठीक है, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो भी कंपैरेटिवली इजी है एज कंपेयर टू इक्विटी. क्योंकि इक्विटी के ऊपर शराइत बहुत है. आगे हम देखेंगे प्रोसेस, अगर देखेंगे हम इंशाल्लाह आज की क्लास में, तो वो थोड़ा प्रोसेस जो है ना वो कॉम्प्लिकेटेड है एज कंपेयर टू रेजिंग बॉन्ड कैपिटल और डेट या बैंक लोन. तो ये इसको रेज करना कंपैरेटिवली इजी है. एंड बाय इजी आई आल्सो मीन दैट इट इज क्विक टू रेज. डेट को रेज करना कंपनी के लिए बहुत आसान भी और एक जल्दी भी रेज किया जा सकता है डेट. तो इन पॉइंट ऑफ व्यू से डेट एक बेहतर सोर्स ऑफ कैपिटल हो सकता है, ईज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए. अच्छा, फिर डेट का एक और एडवांटेज जो है वो ये है कि it does not give any management right to the lender या bond holder या lender या बैंक जो भी है जी आपको दे रहा है, उसको मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट बाय डिफॉल्ट. मैं बाय डिफॉल्ट बता रहा हूँ. इसका मतलब ये है कि अगर दोनों कंपनीज चाहें, पार्टीज चाहें, बैंक और या जो भी इदारा उनको लैंड कर रहा है, अगर वो और कंपनी चाहे तो वो मैनेजमेंट में उनको इन्वॉल्वमेंट दे सकते हैं. बट बाय डिफॉल्ट जनरली no management is involved by the debt वो lender जो है वो आपको तंग नहीं करता मैनेजमेंट में. आप यू आर फ्री टू डिसाइड. ये बाय डिफॉल्ट है. ठीक है, अमूमन ऐसा नहीं भी होता है, खासतौर पे जहाँ पे अमाउंट्स बढ़ जाएं वहाँ पे ऐसा नहीं होता. बट जनरली मैनेजमेंट के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं होती डेट होल्डर की. अच्छा,
साथ ही साथ मैनेजमेंट की एक टाइप कह लें वोटिंग है। वोटिंग भी आप जो करते हैं वो कंपनी के मैनेजरियल इश्यूज के ऊपर करते हैं और कंपनी की रनिंग के ऊपर ही वोटिंग की जाती है शेयर होल्डर्स की तरफ से। तो वोटिंग राइट्स कोई भी नहीं है। आप जितना मर्जी डेट ले लें, आपको कोई फिक्र नहीं कि कोई आपको तंग करेगा। ठीक है, पैसा लेते जाएं, डेट लेते जाएं और जो मर्जी करते रहें। आपको कोई भी बाय डिफॉल्ट तंग नहीं करेगा, क्योंकि ना उसके बाद वोटिंग राइट्स आते हैं, ना उसके बाद मैनेजमेंट राइट्स आते हैं। बाय डिफॉल्ट जनरली ऐसा नहीं होता। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे डेट के। ठीक है, यहाँ पे तो आपको अच्छा लग रहा है कि यार डेट तो बहुत अच्छा है, तो डेट ही ले लेते हैं सारे का सारा। लेकिन डेट के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो भी आप जरा ज़हन में रखें। नंबर 1, डेट एज अ लीगल बैकिंग, और ये एक ऐसी छड़ी है जो हर टाइम आपको तंग करती रहेगी, पड़ती रहेगी जब जब आप कोई हैंकी पैंकी का सोचेंगे। डेट इज लीगली बैक, विच मीन्स दैट जो कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन the two parties, the borrower and the lender, according to that, it is a binding contract and you have to pay the amount and also the interest to the lender by any means, by any means। यानी आपको हर हाल में ये आप नहीं कह सकते कि जी मुझे लॉस हो गया है तो मैंने इंटरेस्ट नहीं देना। ठीक है, क्यों भाई, ऐसी की तैसी तुम्हारी इंटरेस्ट तो देगा जी, तुम्हारा बाप भी देगा जी। तो ये ऐसी बात ही है। ठीक है, बाप बेचारे को देना पड़े या जिसको भी देना पड़े, इंटरेस्ट तो आपको पे करना पड़ेगा। साथ ही साथ जब अमाउंट पेमेंट की बारी आएगी, रीपेमेंट की बारी, तब भी तुम्हें देना पड़ेगा। ऐसी की तैसी तुम्हारी नहीं दोगे तो हम कोर्ट में जा रहे हैं, तुम फिर जेल में सड़ोगे, या तुम्हारा घर बार बिक जाएगा, सारा कुछ बिक जाएगा, सारा कुछ बिक जाएगा बाकी में। ठीक है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है व्हेन इट कम्स टू डेट। तो आपका घर बार गाड़ी शाड़ी सब कुछ बेच के भी ऐसे अगर पूरे करने पड़े तो किए जाएंगे। ठीक है, ये एक डेट का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है। और इसी का एक जो फॉर्म है जिसको हम रिस्क भी कहते हैं, बेसिकली द रिस्क हियर मींस द रिस्क ऑफ लिक्विडेशन, यानी कंपनी के खत्म होने का रिस्क। कंपनी बंद हो जाएगी अगर आप अपना डेट या उससे रिलेटेड पेमेंट्स नहीं करते, तो लीगली you have no right to remain as an operational company, you have no right to exist। यही लिक्विडेशन होती है बेटा जी। लिक्विडेशन क्या होती है? जब कंपनी अपनी लायबिलिटीज, which in this case is the debt, वो पे करने की सलाहियत खो दे, तो या तो वो कंपनी खुद बैंकक्रप्सी के लिए फाइल कर देती है कि भाई हम बैंकक्रप्ट हो गए हैं, हमारे पास कोई पैसा नहीं है देने के लिए, या तो अगर वो नहीं भी खुद करे फाइल, तो कोई एक बंदा जिसका डेट वापस करना था वो अगर कोर्ट में चला जाए और कह दे जी इसने मेरा पैसे वापस करने हैं, कोर्ट बुलाएगा कंपनी को और कहेगा जी कि आपने इसके पैसे वापस करने हैं, कितने टाइम में करेंगे वापस। और कंपनी अगर टाइम लेती है फिर भी नहीं देती, टाइम लेती है फिर भी नहीं देती, या कंपनी खुद भी कह देती कि हम नहीं दे सकते, इन आइदर ऑफ द सिनेरियो कोर्ट ये फैसला कर देगा कि भाई ये कंपनी क्योंकि इतनी दफा कहने पे पैसे नहीं दे सकी, दिस कंपनी शुड स्टैंड लिक्विडेटेड, व्हिच मींस दैट सेल द एसेट्स ऑफ दिस कंपनी। इस कंपनी के एसेट्स बेच दें, यानी इस कंपनी को बेच दें, सब कुछ बेच दें इसका, और जो पैसा आएगा उस नीलामी से, उस बेचने से, उससे ये डेट वालों को आप पैसे सबसे पहले वापस करें। तो ये लिक्विडेशन प्रेफरेंस है, ये भी इसके साथ का पॉइंट है कि सबसे पहले आपको लिक्विडेशन में जो पैसा वापस करना होता है दैट इज डेट, और वो डेट वालों का है। और डेट वाले इस लिहाज से बड़े डेंजरस हैं। ठीक है, डेट अगर आपकी कंपनी डेट रेज कर रही है, सो यू आर लिविंग ऑन द एज, आप बहुत रिस्की हो जाते हैं। जितना ज्यादा डेट होता जाएगा उतना ही रिस्क भी बढ़ता जाएगा। तो ये नहीं ना कि सस्ते के चक्रों में आप बिल्कुल ही खत्म हो जाएं। ठीक है, अच्छा मजे का खाना आपको मिल रहा है अगर, तो आप वो मजे के चक्कर में बिल्कुल ही अपने आप को मार दें, बीमारियां करवा के मर जाएं बिल्कुल, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए आपको बैलेंस रखना है। ठीक है, ना बहुत ज्यादा डेट लेना है, रिस्की ना हो जाए, जितना हो सके डेट ले लें क्योंकि वो एक्सपेंसिव नहीं है। तो ये डेट के
जो अमाउंट है इसको एक बैलेंस्ड अमाउंट के तौर पे आपको रखना है। अच्छा, ये तो डेट के बारे में हमारी बहस थी। अब एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। सेम गोज फॉर इक्विटी। ये आपके सामने इक्विटी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आ रहे हैं, तो इक्विटी को भी पढ़ लेते हैं। बेसिकली जो डेट के एडवांटेजेस हैं वो इसके डिसएडवांटेजेस हैं, और जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं वो डेट के एडवांटेजेस थे। तो अगर इक्विटी की बात करें, इक्विटी का एडवांटेज क्या है? लेस रिस्की। Why? There is no compulsion. Number one, to pay. Secondly, what to pay. And thirdly, there is no legal backing. There is no legal backing which compels the company to pay dividend or the principal amount of the share capital to the owners. ठीक है? ओनर्स खुद भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो ओनर है, वो चाहेंगे हमारी कंपनी बढ़े, ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़े। बट सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के तहत अगर देखा जाए तो इट इज लेस रिस्की, क्योंकि ओनर्स को आप पैसा दें या ना दें एक ही बात है, कोई मसले की बात नहीं। अपना ही है यार, कोई बात नहीं, अपना ही। हमने भी जब कभी उधार वापस करना होता है तो हम लोग हमेशा अपनों को सबसे साइड पे कर लेते हैं, चल यार कोई नहीं, इसको नहीं भी देंगे, खैर है, ये तो अपना ही है, ये तो नहीं बोलेगा, है ना। तो हम उन लोगों को पैसे पहले वापस करते हैं जो अपने नहीं होते, बाहर वाले होते हैं, रोला डालने वाले होते हैं, मसला करने वाले होते हैं, पेंशन देने वाले होते हैं, धमकियां देने वाले होते हैं। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो इक्विटी है वो लेस रिस्की है कि इनको आपको पैसा या रिटर्न नहीं देना पड़ता, कंपल्सरी नहीं है। देयर इज नो कंपल्शन, एंड इफ देयर इज नो कंपल्शन इट इज नॉट रिस्की। आप पूरी जिंदगी में डिविडेंड ना दें, लीगली आपको कोई नहीं कह सकता। हाँ, मोरली और फाइनेंशियली आपके ऊपर एक प्रेशर आएगा जिसकी वजह से आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन लीगली आपको कोई मसला नहीं। अच्छा जी, इसी तरह लिक्विडेशन के ऊपर भी हमेशा एंड में पैसे दिए जाते हैं शेयर होल्डर्स को। तो लिक्विडेशन शेयर होल्डर बेचारे इस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई तंग नहीं करते, रिस्की नहीं है। अब रिस्की नहीं इसका मतलब नहीं कि ये बिल्कुल ही बेचारे मासूम है और इनको जो मर्जी करो। ये बड़े मीसने होते हैं। मीसने क्यों होते हैं? ये आपको कंपैरेटिवली लग रहा है कि तंग नहीं कर रहे, लेकिन इनके साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। और वो डिसएडवांटेजेस क्या हैं? एक मिनट, सॉरी। नंबर वन जो डिसएडवांटेजेस, जो नंबर वन डिसएडवांटेज है दैट इज इट इज एक्सपेंसिव। इट इज एक्सपेंसिव। ये आपको पॉइंट समझ लग गया है, ठीक है। मैंने जो डेट वाला पॉइंट बताया था उसी में आपको ये बात भी क्लियर होगी कि एक्सपेंसिव का यहाँ पे मतलब क्या है। क्योंकि आपको जब भी डिविडेंड देना है, ज्यादा देना है, और कंपनी डिविडेंड देती हैं बेटा, ऐसा ठीक है, लीगली तो पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल दैट द कंपनी doesn't pay dividend for a long period of time. This is practically not possible. ठीक है, the company would face a lot of pressure from the owners, क्योंकि अगर आप उनको डिविडेंड नहीं देंगे, वो जब मीटिंग होगी तो मीटिंग में वो करारदाद पास कर देंगे। कोई आपको एज अ डायरेक्टर, मतलब आप मींस आप कंपनी है, कंपनी मींस जो डायरेक्टर्स है, टॉप मैनेजमेंट है, वही कंपनी को चलाते हैं ना, तो वो डायरेक्टर चेंज कर देंगे। वो कोई ऐसा डायरेक्टर अपनी मर्जी का ले आएंगे जो उनको डिविडेंड दे, तो आपको देना पड़ता ही है मोर और लेस, लेकिन जब भी देंगे तो फिर ज्यादा ही देंगे। ठीक है, एक्सपेंसिव है इक्विटी। अच्छा, साथ ही साथ इक्विटी रेज करने का एक प्रोसेस है पूरा। आपको याद होगा आईपीओ, आपने I2B में पढ़ा होगा, या कंटेम्प्रेरी बिजनेस जो भी आपका वो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, आपने उस फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा आईपीओ का कॉन्सेप्ट, या MBF में भी शायद पढ़ा हो। आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये तो सबसे पहले जब कंपनी एग्जिस्ट करना शुरू करती है या रजिस्टर होती है या कोई नई कंपनी आती है मार्केट में, तो वो सबसे पहले अपने आप को अपने शेयर्स फ्लोट करती है जनरल पब्लिक के लिए। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं आईपीओ। अब आईपीओ फिर होती है सब्सिक्वेंट पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है, एसपीओ कह लें उसको। यानी एक दफा आपने आईपीओ तो कर लिया, अब आपकी कंपनी एग्जिस्टेंस में आ गई, अब आपने जब भी कैपिटल रेज करना है दोबारा से नया शेयर इशू करेंगे, ठीक है। अब इसका एक प्रोसेस होता है इन दोनों का। तो क्या, सबसे पहले आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, फिर वो 1 आध महीने तक प्रोस्पेक्टस चलता है, एडवर्टाइजिंग करते हैं आप बहुत ज्यादा, और उसके बाद आप एप्लीकेशंस जमा करते हैं, वो लोगों को दी जाती है प्रोस्पेक्टस के साथ, वो जमा करते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं, टाइप करते हैं, लिखते हैं,
अपना डेटाबेस बनाते हैं। साथ ही साथ एक अंडर राइटिंग का कॉन्सेप्ट होता है। अंडर राइटर को आपने अंडर राइटर का अरेंजमेंट करते हैं आप, उसको पे भी करना होता है, उसकी फी भी होती है एक अंडर राइटिंग की। वो क्या होती है आपको पता ही है कि अगर आपके शेयर्स ना बिके तो अंडर राइटर आपसे वो शेयर्स खरीद लेगा जो अनसोल्ड शेयर्स होंगे, लेकिन उसके बदले आपको उसको फी देनी पड़ती है 5% के अराउंड। तो ये अरेंजमेंट साथ साथ रहता चल रहा होता है। फिर सब्सक्रिप्शन होती है शेयर्स की, फिर उसके मुताबिक लोगों की बैलेटिंग होती है, अगर ओवर सब्सक्राइब हो जाए फिर उनको नोटिफाई करना, उनको शेयर्स इशू करना। तो ये सारा खतो किताबत और ये चक्कर जो है ना, फिर रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज के साथ मुसलसल रास्ते में रहना, उसको अपडेट देते रहना, और फाइनली फिर कई महीनों बाद जाके आपको अगर शुरू कर रहे हैं तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा, वरना वो फिर आपका फ्लोटेशन हो जाएगी और उससे आप फिर नए शेयर्स इशू करेंगे। तो ये प्रोसेस थोड़ा लेंथी है और डिफिकल्ट है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस भी मौजूद हैं एज कंपेयर टू डेट। डेट का प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। देन कम्स डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप। भाई जब आप नया इशू करते हैं तब तो कोई मसला नहीं, क्योंकि जो भी आ रहा है आपकी कंपनी में वो पहली दफा आपका ओनर बनना है। लेकिन जब आप सब्सिक्वेंट ऑफरिंग करते हैं, यानी कंपनी के बनने के बाद बीच में कभी आपको कोई पैसे चाहिए तो आप ऑफरिंग करते हैं नए शेयर्स की, तो उससे जो एग्जिस्टिंग ओनर्स हैं उनकी ओनरशिप डाइल्यूट हो जाती है। मतलब पहले वही लोग थे ओनर, कंपनी के बादशाह थे, अब और बादशाह भी आ गए हैं। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता बादशाह आते जाएंगे। जिस तरह आप एक पूरे घर में अकेले रहते हैं, 5 कमरे हैं जी, 2 लोग और आ गए, अब आपका होल्ड उस घर पे कम हो जाएगा। 5 लोग मजीद आ गए, आहिस्ता आहिस्ता 10 लोग हो गए जी उस घर में। अब एक कमरे में 2 लोग होते हैं, ठीक है। तो आपका जो होल्ड था उस घर के ऊपर वो कम हो गया। इसको कहते हैं आपकी ओनरशिप डाइल्यूट हो गई। ओनर आप अभी भी हैं, लेकिन अब कम हिस्से के ओनर हैं। तो इसी तरह शेयर्स भी जब इशू किए जाते हैं तो ओनरशिप डाइल्यूट हो जाती है, नए लोग आ जाते हैं। इसका एक हल वैसे निकाला गया है, उसको कहते हैं राइट इशू। सुना होगा ना आपने, राइट्स इशू। राइट्स इशू क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं सबसे पहले नए शेयर्स उनको ऑफर कराए जाते हैं कि भाई अगर आप लेना चाहते हैं हमसे शेयर्स तो ले लें, वरना आपकी ओनरशिप डाइल्यूट हो जाएगी। लेकिन अक्सर औकात ज्यादातर टाइम बल्कि वो इंटरेस्टेड नहीं होते, और उनके पास या पैसे नहीं होते या वो इंटरेस्टेड नहीं होते मजीद शेयर लेने में, तो वो नए ओनर्स आ जाते हैं, नए शेयर होल्डर्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से ओनरशिप डाइल्यूट हो जाती है। साथ ही साथ बेटा आपको इनके वोटिंग राइट्स और मैनेजमेंट राइट्स भी देने पड़ते हैं। मैनेजमेंट मींस वोटिंग के थ्रू मैनेजमेंट, ये नए नए वोटिंग राइट्स आ जाते हैं, नए मैनेजमेंट राइट्स भी आ जाते हैं जो आपको देने पड़ते हैं टू द न्यू इक्विटी होल्डर्स। तो ये बेटा एक बहस थी डेट और इक्विटी की, और ये सदियों से चलती आ रही है, आगे भी चलती रहेगी। अगेन कॉन्टेक्स्ट की बात होती है, एक हाइब्रिड सिक्योरिटी है वो भी हम पढ़ेंगे। अब हमने एक और लेक्चर में इसको वाइंड अप करना है, वो आपके पास ऑप्शंस अब क्या है, ठीक है। ये तो था डेट या इक्विटी, अब डेट के अंदर भी मजीद आपके पास 20 ऑप्शंस हैं, कहाँ कहाँ से डेट रेज किया जा सकता है। इक्विटी के अंदर भी मजीद 5-7 ऑप्शंस हैं, कहाँ कहाँ से इक्विटी रेज की जा सकती है। तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मैं जाते जाते, टाइम तो कम है, मैं आगे कर करके ना थोड़ी सी वीडियो आपके साथ एक शेयर कर लेता हूँ। वो अगर वीडियो खत्म हो जाए तो हमारी क्लास खत्म है। और वो ना डेट और इक्विटी के एडवांटेजेस जो हमने पढ़ लिए काफ़ी हैं, लेकिन चलें अगर कोई एक आधा रह जाए इसमें तो वो भी इसके साथ आप पढ़ सकते हैं। चलें जी, ये देखें वीडियो और इसके बाद फिर दरमियान में ही मेरी तरफ
सर आपका माइक म्यूट है. or you fail, then there are severe consequences to fail. So usually the rate of interest and the maturity or the payback date of the borrowing is fixed and pre-discussed. So the payback of the principal can be done in full or in part as agreed upon in the loan agreement. And debt financing can be either loan, it can be in the loan form or in the form of sale of bonds. Very important. Right. However, they do not change the conditions of the borrowing. The lender of the money can claim his money back as per his agreement. So hence, lending money to company is usually a safe for you, and you will definitely get your principal back along with the agreed interest about the same. So this was regarding the debt. See, debt financing can be both secure and unsecure financing. Security is usually it is a guarantee or assurance that the loan will be paid off, and this security can be a type. So whereas some lenders will lend you money on the basis of their idea or on the basis of your goodwill, right, or your brand, and various types of security can be offered to avail a debt finance based on security, or debt finance can be available or as a different type of unsecured loan as well. Now, here we understood what is debt financing. Let's understand equity financing over here. Now, the company needs cash or additional cash to grow. So this funds can be raised either by debt or equity financing. Now that you know about the debt financing, I'll explain the equity financing. See, unlike debt financing, equity financing is basically a process of raising the funds by selling your stocks in the market, selling your stocks in the market, and the proportion of the ownership is given to the financer depending upon the amount invested in the company. So finance is required for every business and in every stage of business, be it your startup or the growth of the company and so on and so forth. So equity financing is another word for ownership, right? And you can say that ownership is really very important when we talk about this. And usually companies like equity financing, because of the investor bears all the risk in the case of the business failure of the investor, is also in a loss. So however, the loss of the equity is the loss of the ownership, okay? Because equity gives you a say in the operations of the company, and mostly in the difficult times of the company, besides just the ownership rights of the investor, also get some claim for the future profit of the company. Now, satisfaction of the equity ownership comes in the form of example of some investors are happy with the ownership rights and some are happy with the receipt of the dividends, right? Whereas some investors are happy with the appreciation of the share price. Right. Now, let's understand the advantages and disadvantages of debt financing. First, we are going to talk about the advantages. When you talk about the advantages of the debt financing, it does not give the lender the ownership and right of the company. So your bank or your lending institution, you will not have a right of telling you how to run your company, and hence, that right will be all yours. Now, once you pay back the money, your business relationship with the lender ends. So you just basically need to pay back your money. Now, the interest that you pay over here on the loan is after the deduction of the taxes. So it's always interest is always post-tax. Okay. Now, fourth point, you can choose the duration of your loan. It can be the long term or short term. And if you choose a fixed rate plan, you the amount of the principal and the interest will be known, and hence you can. You need to understand that also very well. The first and the foremost is that you have to pay back the money in the specific amount of time, which is very important over here. Too much of loan, or debt creates a cash flow problems, which creates a trouble in paying back your debts. It's called basically the debt trap. Okay. The third disadvantage is that showing too much debt creates a problem for raising equity capital, as as debt is considered a very high risk potential by the investor, and this will limit your ability to raise capital. Fourth, your business can fall into really big crisis, in case of too much of debt, especially during the hard times when the sale of your organization is in the chances of the growth of the company. Now, if we talk about the equity, equity has advantages like, the risk is less.
immediate returns from the investment, and hence it takes a very long-term view of your business. Fourth, you will have to distribute your profit and not pay off the loan payments. So basically, dividend will come into picture over here.